हाँ जी, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने से प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम चैप्टर 1 प्रॉपरली स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब जो लास्ट क्लास थी, हमने फर्स्ट क्लास करी थी, वो इंट्रो था। मैंने आपको समझाया कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, पूरा अभी आपको क्या एक बेस क्रिएट हो चुका है। अब हम जो पढ़ना शुरू करेंगे फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ये फर्स्ट चैप्टर क्या है? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी की शाम पे। मतलब अब आज़ादी की शाम पे का मतलब क्या होता है कि जिस दिन आज़ादी हुई उस दिन क्या स्टेटस था। ठीक है, मतलब मेरा मेन फोकस है कि आज़ादी के टाइम तक जो पहले की सिचुएशन थी वो क्या है। जब मैं बात कर रहा हूँ आज़ादी के टाइम पे क्या सिचुएशन है, तो उसका मतलब क्या था कि उस टाइम तक क्या हो चुका था। तो यहाँ पे जो मैं पढ़ने वाला हूँ ना, वो मैं ब्रिटिश रूल के ड्यूरिंग वाला पीरियड पढ़ूंगा। बात समझ में आ रही है? मैं एक्चुअल में लिखा तो ये है कि मैं आज़ादी की शाम को पढ़ रहा हूँ, तो ऐसा माइंड में मत लेके आना कि अभी आज़ादी होगी, रात को आज़ादी मिलेगी, हम शाम को खड़े हैं। ठीक है, ये एक तरीके का मुहावरा टाइप में आप कह सकते हो इस चीज़ को। क्लियर है? हमें अभी क्या करना है कि इसको आराम से इजीली लेके चलना है। अब जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? ब्रिटिश रूल के टाइम का स्टडी करेंगे। डन है? चलो, पहला टॉपिक आता है कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल। अब जब मैं ये लाइन पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे सामने कुछ वर्ड्स आए हैं। पहला वर्ड है कॉलोनियल। कॉलोनियल का कॉलोनी से कोई लेना देना नहीं है। पढ़ के क्या लग रहा है? कुछ कॉलोनी की बात हो रही है ना, किसी कॉलोनी की बात कर रहे होंगे ऐसा लग रहा है ना? उससे कोई लेना देना नहीं है। कॉलोनियल का मतलब क्या है? जो जिस टाइम पे ब्रिटिश ने रूल करा था ना, उसको हमारी बुक में कॉलोनियल पीरियड का है। ठीक। मतलब इसका सीधा से समझ के चलो कि इसका मतलब क्या है। जो ब्रिटिशर्स का टाइम था ना, ब्रिटिशर्स का जो रूलिंग पीरियड था उसकी बात कर रहे हैं। एक्सप्लॉइट करना, एक्सप्लॉइट करा उन्होंने पूरी तरह से, मतलब गलत बिहाव करा है, निचोड़ लिया है। क्या कहते हैं? एक्सप्लॉइट का मतलब तो पता है ना, चीज़ों को गलत तरीके से ख़राब कर देना। ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी को अंडर द ब्रिटिश रूल। जब इंडियन ब्रिटिश राज कर रहे थे ना, हिंदी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी राज, ब्रिटिश राज भी बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो ब्रिटिश रूल, जब उनका रूल था, उन्होंने क्या करा? इंडियन इकोनॉमी को ना बुरी तरह से क्या करा? एक्सप्लॉइट करा। अब उसके बारे में हम यहाँ पे पहले पॉइंट में उसके बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखो, जो हमारा पढ़ने का स्टेटस रहेगा, जो हमारा पढ़ने का तरीका रहेगा, पढ़ने के तरीके में मैं ऐसा नहीं होगा एक एक लाइन रीड करूँगा। ठीक है, स्लाइटली से स्किप करते हुए चलूँगा, क्योंकि एक एक लाइन का तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है ना। कोई हमें मतलब रीडिंग तो ना करनी है, वो तो आप भी कर लोगे। एक एक चीज़ों को समझ के चलना है। तो जैसे मैं पढ़ाता जाऊँगा उसको पढ़ते जाना। आपको क्या करना है, जब सेल्फ रीडिंग करोगे ना, मार्क करते चलना जो भी टॉपिक आपके लिए मेन है। जैसे अगर मैं ऐसे ही, अभी मैंने पढ़ा नहीं है, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये पूरी लाइन में मेरे लिए सिर्फ यहाँ तक का इंपॉर्टेंट है, या मैं कहता तो यहाँ तक का है, तो मैं ऐसे ब्रैकेट कर दूंगा। यहाँ से यहाँ तक एक पेंसिल से ब्रैकेट लगाऊंगा, पेन से मत लगाना, पेंसिल से ब्रैकेट लगाऊंगा, और इसके इधर टिक लगा सकता हूँ। ठीक है, ताकि मुझे आइडेंटिफाई हो जाए ब्रैकेट कहाँ पे। टिक से मुझे थोड़ा सा आइडेंटिफाई हो जाएगा। टिक का सिस्टम वही है जो पहले बताया। 3 कैटेगरी में डिवाइड करोगे, मैक्सिमम 2, मिनिमम मतलब 2 कैटेगरी में तो करना ही करना है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट को सिंगल टिक लगाओगे, सेकंड कैटेगरी को ऐसे, और थर्ड कैटेगरी को ऐसे। ठीक है, ऐसे आपको मार्क करते हुए चलना है। जैसे ये मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, ये वाली लाइन मेरे लिए ठीक है, बट मुझे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं, अभी पढ़ के कुछ नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ऐसी। मुझे ये लग रहा है कि ये वाली सेकंड कैटेगरी की है, तो मैं अकॉर्डिंगली क्या कर दूंगा? मार्क कर दूंगा। बात समझ में आया? डन हुआ पूरी तरह से? ओके है। चलो, अभी आगे पढ़ना शुरू करते हैं। चलो, इंडियन इकोनॉमी जो थी ना ब्रिटिश रूल के टाइम में, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोटेशन हुआ। इट इम्प्लाइड ए टारगेटेड एक्सप्लोटेशन ऑफ ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। जितनी भी सेक्टर्स थे ना, सभी सेक्टर में, मतलब चाहे वो हमारा सर्विस सेक्टर था, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर था, इंडस्ट्री सेक्टर था, जो भी था, मतलब जैसे जैसे पूरी इकोनॉमी को उन्होंने क्या करा है? एक्सप्लॉइट करा है। दिस इज हाउ इट हैपन्स। हुआ कैसे, वो यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की। जो किसान भाई थे ना हमारे, अभी भाई तो नहीं, उस टाइम पे दादाजी वगैरह थे हमारे, परदादाजी थे, दादाजी भी नहीं, दादा परदादा के भी परदादा ऐसे कुछ रहे होंगे। ठीक है, मतलब पापा के भी दादाजी या दादाजी के भी दादाजी, इस तरह से कुछ रहा होगा हमारा उस टाइम पे। अच्छा, कभी ना कभी आप क्या देखना, अपने फैमिली में कभी किसी से पूछना कि किसी ने फार्मिंग करी है क्या, दूर में, मतलब आपके लाइक पापा जी के, पापा के दादाजी ने, ये दादाजी के दादाजी ने,
जरूर किसी ने ना किसी ने एग्रीकल्चर में वर्क करा होगा, ठीक है, कोई ना कोई फार्मर जरूर रहा होगा। सो ऐसा क्यों होता है, नॉर्म मतलब मैक्सिमम केसेस में कह रहा हूँ, एक दो एक्सेप्शन केस हो सकते हैं, बट अगर उससे पहले जाओगे तो कभी ना कभी तो हमारे जो एक पूरी लाइन रहेगी, जो हमारे एंसिस्टर्स रहेंगे उसमें कोई ना कोई फार्मर रहा होगा। क्योंकि हम ना ज़मीन से जुड़े लोग कह सकते हो, मतलब क्या, पहले सारे के सारे लोगों का मेन वर्क क्या था, एग्रीकल्चर था। तो हर कोई, मैक्सिमम पब्लिक जो थी हमारी किस काम में रहती थी, एग्रीकल्चरल वर्क में रहती थी। एग्रीकल्चर वॉज एक्सप्लोइटेड थ्रू जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रिवेन्यू। उस टाइम पे क्या हुआ, जमींदारी सिस्टम आया। अब जमींदारी सिस्टम के थ्रू एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हुआ। ये देखो बेचारे किसान हैं, ये अंकल जी गेहूं लिए खड़े हैं, ये बेचारे इस साइड खड़े हैं, ये हाथ जोड़ रहे हैं, ये मना कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं। तो ऐसे बहुत बुरा हाल था। अब ज़मींदारी की बात आती है कि ज़मींदारी होता क्या है। ज़मींदार में क्या रहता था, पहले हम बात करते हैं ज़मींदार। ज़मींदार कौन होते थे, नाम किस तरह से बना है, हिंदी वर्ड है, ज़मीन मतलब लैंड, दार जो उसके हकदार हैं, मतलब ये ऑनर ऑफ द लैंड होते थे, ऑनर ऑफ द सॉइल। जो ज़मीन के मालिक होते थे उनको क्या कहते थे हम, ज़मींदार, ठीक है। दे वर टू पे अ फिक्स सम टू द गवर्नमेंट बाय वे ऑफ लैंड रिवेन्यू। उनको क्या करना पड़ता था, गवर्नमेंट को ना एक फिक्स सम देना पड़ता था, एक एज अ टैक्स उनको क्या करना पड़ता था, गवर्नमेंट को देना पड़ता था। कैसे, लैंड रिवेन्यू के नेम से। एंड वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज दे विश फ्रॉम द टीलर्स ऑफ द सॉइल। अब टीलर से एक वर्ड आया है, देखो ये वर्ड्स याद रखना, फार्मर वर्ड और टीलर वर्ड सेम होता है, दोनों में कोई गड़बड़ नहीं है। बट कोशिश करो कभी टीलर लिखो कभी फार्मर लिखो, अगर आपको लिखना है ना दोनों वर्ड यूज़ करो। उससे क्या होता है, जब एग्ज़ाम में आप आंसर लिखते हो ना उसकी क्वालिटी इंक्रीज होती है। बात समझ में आ रही है। क्योंकि अगर क्या होगा कि अगर आप बार बार फार्मर लिख रहे हो ना तो लैंग्वेज थोड़ी सी डाउन लगने लग जाती है। तो इस तरह के कुछ जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको याद रखा करो। अभी क्या होता था, गवर्नमेंट क्या करती थी, जो गवर्नमेंट होती थी ना ये क्या करती थी, जो लैंड ओनर्स होते थे इनसे टैक्स लेती थी। भाई मुझे तो फॉर एग्जांपल आपसे ना जितना भी आप कमाओगे उसका 10% चाहिए, या आपकी जितनी ज़मीन है अलग अलग टाइम पे अलग अलग चला। लाइक आपसे कहा कि आपकी 1 हेक्टेयर ज़मीन है तो उसके हिसाब से आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे। उस टाइम पे चलो 100 रुपये देने पड़ेंगे, उस टाइम पे पैसे की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती थी ना, मतलब कम पैसा वैल्यू ज़्यादा। सो इस तरह से था। अभी इनको क्या कर दिया, लैंड ओनर को क्या कह दिया, इनको कह दिया देखो भाई तुम्हारी मर्जी, जो फार्मर है ना उनसे जितना पैसा तुम्हें वसूल करना है उतना वसूल करो। अब क्या होता था, लैंड ओनर को गवर्नमेंट को पे करना है, अब वो पे करने के लिए वो कहाँ से लेते थे, फार्मर से पैसा लेते थे। अब इसमें अलग अलग सिस्टम चलता था, कैसे कैसे सिस्टम थे एक देख लेते हैं थोड़ा सा। मान के चलते हैं ये अच्छा नहीं बना, ठीक, ये कौन है, ये हाथ है, ठीक है, कहीं सोचो पता नहीं, फिर से एक फेस बना दिया, उस साइड देख रहा है, ये मोटा सा जमींदार है, लैंड ओनर है। अब इसने तो क्या करा, अपनी जमीन ना, एक जमीन किसान को दे दी, फार्मर को दे दी। फार्मर से क्या कहा, देखो भाई ये रखो जमीन, इस पे जितना तुम्हें काम करना है काम करो। तो मतलब एक तरह से ना किस पे दे दी, रेंट पे दे दी। बात समझ में आ रही है, रेंट पे दे दी, और फार्मर से कहा इसमें मेहनत करो, उगाओ, बेचो, कमाओ, जो करना है करो, मुझे तुम एक रेंट देते रहना। अब फार्मर को क्या होता था, इसको रेंट देना पड़ता था। इन्होंने क्या करा, उसके ऊपर ना ज़्यादा वसूल करने लग गए। मतलब फार्मर से क्या होने लग गया, अभी इनको आगे भी टैक्स पे करना पड़ता था, ठीक है, एक तरह से रिवेन्यू टैक्स ही तो हो गया था ना वो, टैक्स पे करना पड़ता था। तो ये किससे वसूल करने लगे, फार्मर से, भाई तुम अपनी फसल बेच के आ रहे हो हमें दो, ये वाला सिस्टम आ गया था। अब फार्मर से जो पैसे लेते थे ना दो तरीके से होता था, एक तो हो गया था कि रेंट देते रहो, बाकी जितना कमा रहे हो तुम रखो। दूसरा सिस्टम क्या होता था, दूसरे सिस्टम में ये करते थे कि ज़मीन दे देते थे फार्मर को, ठीक, फार्मर को क्या करा, ज़मीन दे दी कि इस पे क्या करो, फसल उगाओ, और उसके बाद जितनी फसल होगी ना उसका कुछ परसेंट हमें देना, कुछ परसेंट तुम रख लेना। मान लिया इन्होंने क्या कहा, 80% हमें देना, ये 80% की जो फसल होगी ये क्या करोगे, तुम मुझे दोगे, और तुम बस कितनी रख लेना, 20% रख लेना। बात समझ में आ रही है। सो यहाँ पे क्या हुआ, ये 80% एक तरह से क्या हो गया, रेंट हो गया, रेंट के नाम पे पैसे नहीं लिए, फसल ले ली। और फार्मर को क्या मिल गया,
फार्मर ने मेहनत करी, उसको अपने खाने के लिए खाना मिल गया। बात समझ में आई? उसको क्या फसल मिल गई ना, तो फसल को वो बेच के कुछ पैसा कमा सकता है 20% को, या फिर अपने डेली की रोजगारी मतलब जो खाने के लिए 2 वक्त की रोटी चीज़ को कहते हैं वो कर सकता है। सो बहुत बुरा सिस्टम था उस टाइम पे। अभी क्या हो गया था, वो इसको बढ़ाते जा रहे थे। पहले कम लेते थे, फिर धीरे धीरे बढ़ाने लग गए। तो इस तरह से एक्सप्लोटेशन, एक्चुअल में फाइनल नुकसान किसको हो रहा? किसान को हो रहा। वो पूरी दिन रात मेहनत करता था और आखिरी में भी उसको क्या मिलता था? कुछ भी नहीं। द टीलर ऑफ द सॉइल, जो एक्चुअल कल्टीवेटर होते थे, जो एक्चुअल में क्या करते थे? मेहनत करते थे, जो कल्टीवेट करते थे, फसल उगाते थे, गॉट बेयर मिनिमम फॉर सर्वाइवल, उनको जीने लायक भी खाना मुश्किल से मिल पाता था। दे वर लेफ्ट विद नो सरप्लस, उनके पास कुछ पैसा प्रॉफिट नहीं बचता था इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन एग्रीकल्चर, फर्दर इन्वेस्ट करने के लिए। जितना वो कमाते थे सारा का सारा किसको दे देते थे? जमींदार को दे देते थे, सारा जमींदार ले जाते थे। जमींदार ऑन अदर हैंड स्पेंड देयर रेवेन्यू इनकम ऑन द लग्जरीज ऑफ लाइफ, और जमींदार क्या करते थे? अभी इतना मोटा अर्न करते थे ना, किसानों से सारी तो रख लेते थे। उन्होंने क्या करा? किसानों ने जितना कमाया सारा का सारा यही रख लेते थे, और ये और ज़्यादा अमीर होते जा रहे थे और लग्जरी वाली लाइफ पे खर्च कर रहे थे। लिटल और नो इन्वेस्टमेंट वॉज मेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर पे ये खर्च ही नहीं करते थे। इनको तो क्या दिखता था? अरे क्या करना मुझे एग्रीकल्चर पे खर्च करके, जो कर रहा है किसान कर रहा है ना, मुझे तो मतलब ही नहीं बनता है। तो किसान मेहनत करेगा, अलग मेहनत करेगा, जो भी कर रहा है। तो ये एग्रीकल्चर को ग्रो करने में मेहनत नहीं करते थे, ये सिर्फ क्या करते थे? लालच में आते जाते थे और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा किसान से वसूल करते रहते थे। तो किसान गरीब 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 होता जा रहा था, और ये क्या? अपने आप को अमीर करते जा रहे थे। अभी हमने किसानों के बारे में पढ़ लिया ना, एग्रीकल्चर सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं कि उन्होंने जो कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इंडस्ट्री का कैसे एक्सप्लॉइट किया। ठीक है, जो इंडस्ट्री मतलब जहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह का। प्रायर टू द ब्रिटिश रूल, इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडिया वॉज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट। जो इंडिया में मेन हमारा इंडस्ट्री सेक्टर था, वो किस चीज़ के लिए? हैंडीक्राफ्ट के लिए। बताया था ना। आज कब से पहले कह रहे हैं? ब्रिटिश रूल से पहले, आज़ाद होने, जब अंग्रेज आए थे उससे पहले की बात कर रहे हैं। अंग्रेजों के आने से पहले मेन इंडिया में जो डिपेंडेंट थी, वो किस पे मेन काम किया था? एग्रीकल्चर पे था। तो एग्रीकल्चर, वो सॉरी एग्रीकल्चर बोल गया हूँ, हैंडीक्राफ्ट पे था। तो हैंडीक्राफ्ट भी तो क्या एक तरह के मैन्युफैक्चरिंग ही तो है ना। हाथ से बनाते या मशीन से बनाओ, डजेंट मैटर ना, मैन्युफैक्चरिंग तो मैन्युफैक्चरिंग ही है। तो इंडस्ट्री हमारी कैसी थी उस टाइम? पहले हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी। इंडियन हैंडीक्राफ्ट वर्क प्रोड्यूस्ड बाय द हैंड लेबर। हैंडीक्राफ्ट किसको कहते हैं? जो हाथ से आपने सामान बनाया है वो। एंजॉयड अ वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन फॉर देयर वैरायटी एंड क्वालिटी। ये मैंने आपको बात बताई थी कि वो वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन थी, कि पूरी दुनिया में फेमस थी इंडिया की, उसकी वैरायटी की, एक से एक कारीगरी और क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी का बनाते थे। बट दीज वर डिस्ट्रॉयड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 2 वेज, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा? 2 तरीके से एक्सप्लॉइट कर दिया इसको भी। फॉरेन डिमांड फॉर द इंडियन हैंडीक्राफ्ट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय वे ऑफ हैवी ड्यूटी ऑन देयर एक्सपोर्ट। अभी इन्होंने क्या सोचना शुरू करा? देखो अंग्रेजों ने क्या बात करनी शुरू करी। उन्होंने कहा कि देखो इंडिया को क्या करना है, मुझे ख़त्म करना है, इंडिया को पूरी तरह से निचोड़ लेना है और सारा फ़ायदा अपने आप रखना है। अभी क्या होता था? इंडिया क्या करता था? एक्सपोर्ट कर देता था। ठीक है, मतलब इंडिया के बाहर भेजता था, और इसका पैसा किसको मिलता था? इंडिया को। इंडिया के लिए तो इनकम है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब गवर्नमेंट ने, ब्रिटिशर्स ने क्या करा? इस पे ना टैक्स बढ़ा दिया। एक्सपोर्ट ड्यूटी बोलते हैं उसको। एक्सपोर्ट करने पे जो टैक्स लगता है क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट ड्यूटी। मान के चलो पहले जो सामान 1000 रुपये का था, बाहर कितने का बिकता था? 1000 रुपये का। अभी इन्होंने उसके ऊपर फॉर एग्जांपल 300 रुपीज़ की टैक्स लगा दिया। अब ये सामान कितने का हो गया? 1300 रुपये का हो गया ना। अब बाहर का कोई पर्सन है, मान के चलते हैं यूएसए का कोई पर्सन है, यूएसए को पर्सन को पहले वो सामान 1000 का मिल रहा था, अब उसको कितने का मिल रहा है? 1300 का। अब वो कम खरीदेगा ना, अब उसके लिए महंगा हो गया ना। जब कोई चीज़ महंगी हो जाती है तो आप क्या करते हो? उसको कम खरीदते हो। तो अभी क्या हो गया? एक्सपोर्ट कम होना शुरू हो गया। इसके कारण क्या हो गया? बाहर माल जाना कम हो गया। कम जाना हो गया तो इंडिया की इनकम क्या होनी शुरू होगी? कम होनी शुरू होगी। अब इंडिया का सामान इंडिया में ही रहने लग गया। बात समझ में आ रही है? सो इन्होंने क्या करा? उसको हैवी ड्यूटी लगा दी, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया उसके ऊपर। ठीक, यहाँ पे ड्यूटी के बराबर में टैक्स लिख सकते हो अगर आपको लगता है।
डोमेस्टिक डिमांड फॉर इंडियन हैंडीक्राफ्ट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय वे ऑफ ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन इंडियन मार्केट। अब इधर देखो इन्होंने करा क्या है, मैं इसको आपको एक बार रब करके दो चीज़ों पे हाईलाइट करने देता हूँ। कोई भी सामान बनता था या तो इंडिया के बाहर यूज़ होता था या इंडिया के अंदर यूज़ होता था। बात समझ में आई ना? मान लिया इंडिया ने कोई सामान बनाया है, कुछ इंडिया के अंदर यूज़ होता था, कुछ इंडिया के बाहर। उन्होंने दोनों तरीके से ही उसको क्या करना शुरू कर दिया, ख़त्म करना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या करना शुरू करा, ब्रिटिश ने क्या करना शुरू करा, ये इंडिया, ठीक है, बाहर वाला सामान महंगा कर दिया, ड्यूटी लगा दी। सो इससे क्या हो गया, एक्सपोर्ट तो इंडिया का बहुत बंदी हो गया, लगभग इतना महंगा कर दिया उसको। अब इंडिया वाले इंडिया के अंदर यूज़ कर रहे थे ना, समझ में आया, इंडिया के अंदर यूज़ कर रहे थे। इन्होंने क्या करा, ब्रिटिश से अपना जो ब्रिटेन था, इंग्लैंड जिसको आज कहते हैं, ब्रिटेन जो था, उससे क्या करा, इंडिया के अंदर इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। मतलब वहाँ का सामान जो इनके देश में बना है उसको इंडिया में लाना शुरू कर दिया और इसके ऊपर ड्यूटी फ्री कर दिया, मतलब इस पे ना टैक्स ख़त्म कर दिया। तो अब ये सस्ता मिलने लग गया। पहले इंडिया में क्या होता था, बाहर से कोई सामान आता था तो वो महंगा होता था, अब उस पर टैक्स लगता था। क्यों? इंडियन गवर्नमेंट क्या चाहती थी, इंडियन गवर्नमेंट चाहती थी इंडिया का बाहर सामान बाहर जाए और बाहर का सामान इंडिया में कम आए, ताकि इंडिया के लोग इंडिया का सामान यूज़ करें। इन्होंने उल्ट अपोजिट कर दिया। सो इस पर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर दिया। अब बाहर का सामान इंडिया में सस्ता मिलने लग गया। अब जब सस्ता मिलेगा, लोगों के पास देखो पहली गरीबी उस टाइम पे आनी शुरू हो गई थी अंग्रेजों के कारण, ठीक है ना। अब लोगों को क्या हो गया कि भाई वो मार्केट में जाने लग गए, पता चला इंडिया में बनी हुई चीज़ कोई मिल रही है 2,000 रुपये की, और ब्रिटिश जो ब्रिटेन से आ रही है, ब्रिटिशर्स लेके आ रहे हैं, वो सामान मिल रहा है आपको 200 रुपये का। अब बहुत ज़्यादा डिफरेंस आने शुरू हो गया ना, तो लोग क्या करने लगे, इस चीज़ को ड्रॉप करने लगे इंडियन गुड्स को, और ब्रिटेन से जो सामान आने लग गया उसको यूज़ करने लगे। तो आज भी देखो ना, जो हैंडीक्राफ्ट आइटम्स होती है ना, हाथ से बनी हुई चीज़ें होती हैं, वो महंगी आती हैं। जो चाइनीज़ आइटम्स होती है ना, उससे बेहतर मिल जाएंगी आपको, इन द सेंस फंक्शनेबली बेटर मिल जाएंगी और सस्ती मिलती हैं बहुत ज़्यादा। तो आप क्या करने लगते हो, कई बार जिसको अफोर्ड कर सकता है, जिसको स्पेशली है कि नहीं मुझे हैंडीक्राफ्ट ही चाहिए, वो हैंडीक्राफ्ट परचेज करता है, वरना फिर हम क्या सस्ते सामान की तरफ चले जाने लगते हैं। क्लियर हो रही है बातें? अब फिर इसके बाद आता है इंटरनेशनल ट्रेड को कैसे उन्होंने एक्सप्लॉइट करना शुरू करा। देखो वैसे तो क्लियर हो ही गया ऊपर, अभी हमने बात समझ में आई है, थोड़ा सा और पढ़ते हैं। इन्होंने क्या करा, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल टू फुलफिल द इंडस्ट्रियल नीड इन ब्रिटेन। जो इंडिया का रॉ मटेरियल था ना, उसको एक्सपोर्ट फ्री कर दिया ब्रिटेन में। और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ एक्सपेंडेड ऑफ फिनिश गुड्स। अभी सर आपने कहा था कि यहाँ पे एक्सपोर्ट पे ड्यूटी बढ़ा दी है, एक्सपोर्ट पे क्या करा, टैक्स बढ़ा दिया है, और अब आप कह रहे हो एक्सपोर्ट पे टैक्स कम इन्होंने ख़त्म कर दिया है। ये तो आप अपोजिट बोल रहे हो। बात समझो, इंडिया से दो चीज़ों की बात हुई। सबसे पहले हुई फिनिश गुड्स, ठीक है। फिनिश गुड्स के एक्सपोर्ट पे, मतलब जो माल रेडी होके जाता था, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट वाली आइटम, इस पे क्या करा, ड्यूटी जो थी ना वो बढ़ा दी। जो रॉ मटेरियल था इसके एक्सपोर्ट पे, और एक्सपोर्ट भी कहाँ, इन इंग्लैंड। देखो ब्रिटिश ब्रिटेन यूज करा होगा यहाँ पे वर्ड ना, ब्रिटेन, आप ना ब्रिटेन यूज करना, क्योंकि इंग्लैंड वर्ड डिफरेंट है, वो बात का है, ठीक है। रॉ मटेरियल जो ब्रिटेन पे जाने लगा ना, उसको ड्यूटी फ्री कर दिया। और दोनों ही केसेस में जो इंपोर्ट होने लगा फिनिश गुड्स का, कहाँ से, ब्रिटेन से इंपोर्ट जो होने लगा उसको क्या कर दिया, ड्यूटी फ्री कर दिया, मतलब उस पर टैक्स हटा दिया। अब बात समझ में आ रही है कर क्या रहे हैं गवर्नमेंट, ब्रिटिशर्स चाह क्या रहे हैं, देखो पूरा समझाता हूँ। देखो इनकी बात समझो, चाल किस तरह से इन्होंने, मतलब किस तरह से पूरी स्ट्रेटेजी बनाई है इंडिया को मतलब मैं कहूँगा ख़त्म करने के लिए। इन्होंने कहा
इंडिया से जो सामान फिनिश गुड्स बन रही है, जो रेडी माल हो रहा है, उसकी ड्यूटी बढ़ा दो। ताकि क्या होगा, इंडिया का जो बनाया बनाया सामान है ना, बिकना बंद हो जाएगा। बात समझ में आई? इंडिया में फॉर एग्जांपल मान के चलता हूँ, कपड़े बनाते हैं, कब खादी के कपड़े या बहुत अच्छे अच्छे, पहले देखे थे ना मलमल के कपड़े होते हैं, रेशम के, ये सब चीज़ें तो बहुत महंगे पड़ते थे। तो उन्होंने उसको ख़त्म करना शुरू कर दिया। अभी इससे क्या हुआ, एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया, लोगों ने अब बनाना शुरू कम कर दिया इंडिया में। क्यों? अब उनका माल बिक नहीं रहा ना, पहले बाहर भी विदेश भी जाता था, अब नहीं बिक रहा, उन्होंने बनाना कम करा। उसके अलावा क्या हुआ, बाहर से सामान फिनिश गुड्स जो थी ब्रिटेन से मंगाने लग गई यहाँ पे सस्ती। अब इंडियन लोगों ने भी क्या करना शुरू करा, उनको सस्ता मिलने लगा, तो अपनी हैंडीक्राफ्ट वाली फिनिश गुड्स छोड़ना बंद कर दिया, बनाना बंद कर दिया, खरीदना बंद कर दिया, और बाहर से सस्ता माल खरीदना शुरू कर दिया जो ब्रिटेन से आने लगा था। उसके अलावा जो रॉ मटेरियल था इंडिया का, उसको क्या करा, ब्रिटेन में एक्सपोर्ट करा ड्यूटी फ्री पे। मतलब सस्ते में उसको इंडिया से कहाँ पे, ब्रिटेन में भेजने लगे। मैंने आपको बताया था ना, एक्सप्लॉइट करने के लिए उन्होंने क्या करा, रॉ मटेरियल बेच शुरू करा। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ यहाँ से, क्या इंडिगो एक कपड़े बनाने में यूज़ होती थी, या मैं कह देता हूँ खादी की बात कर लेता हूँ, ठीक है, या मैं बात करता हूँ रेशम की बात करता हूँ, कोई भी आप कपड़े की बात कर रहे हैं, ये मटेरियल क्या करते थे, लेके जाते थे ब्रिटेन में सस्ता, ड्यूटी फ्री कर दिया ना, ले जाने पे कोई टैक्स नहीं लगता था, वहाँ पे लेके जाते थे ब्रिटेन में। ब्रिटेन में इसको बनाते थे, मैन्युफैक्चरिंग करते थे इसकी, और फिर क्या करते थे, इंडिया क्या करने लगते थे, इसको इंपोर्ट करते थे। इसको फिनिश बनाया, फिनिश गुड बनाया, क्लोथ बनाया और इंपोर्ट कर दिया। मैंने लिखा ना फिनिश गुड का इंपोर्ट, और ड्यूटी फ्री सस्ते में। अभी क्या हुआ, इंडिया में सस्ता मिलने लग गया है सामान, तो इससे क्या हो गया, इंडिया के रिसोर्सेज को ही तो यूज़ करना था। इंडिया के पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे, बहुत सारी उनके पास फसल वगैरह थी, जो मतलब यहाँ की ज़मीन बहुत अच्छी, यहाँ के पास जो रॉ मटेरियल था वो बहुत अच्छा था हर तरीके का। तो यहाँ से वो लेके जाने लगे वहाँ पे बनाने लगे, और यहाँ पे वापस ला के सस्ते में बेचने लगे। बात समझ में आई? ये तीनों बात समझ में आई। इंडिया से फिनिश गुड महंगा कर दिया एक्सपोर्ट, इंडिया का रॉ मटेरियल सस्ता कर दिया, और बाहर का फिनिश गुड्स ब्रिटेन से सस्ता कर दिया। क्लियर है? तो चलो, इसमें कुछ नोट डाउन करना होगा तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। ऊपर वाला तो देखो करने वाला नहीं है, मतलब जैसा भी आपको सही लगे, वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो। अब ये वाला जो हमारा पॉइंट है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।